सहपाठी कहानी सत्यजीत राय वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 1 क्लास 11 का। सत्यजीत राय के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं और फिल्म जगत की। इनको ऑस्कर भी मिल चुका है और ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इनका जन्म 2 मई 1921 में हुआ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और उनके पिताजी सुकुमार रॉय का बहुत ही कम उम्र में, जब ये 3 साल के थे तभी उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गया। सत्यजीत राय कलकत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बीए पास किए। इसके बाद उच्च शिक्षा करने के लिए इन्होंने विश्व भारती, शांति निकेतन में विश्व भारती है, वहाँ के ललित कला विभाग में दाखिला लिया, एडमिशन लिया। वहाँ बहुत बड़े पेंटर उस जमाने के नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के प्रभाव में आकर उन्होंने आर्ट सीखा। अब आइए हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करें। सहपाठी। अभी सुबह के 9:15 बजे हैं। मोहित सरकार इस कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर। मोहित सरकार अपने गले में टाई का फंदा, मतलब टाई को राउंड अपने गले में बांधना शुरू ही किए थे, तभी उनकी पत्नी अरुणा कमरे में आई और आकर बोली, तुम्हारा फोन। अब अभी कौन फोन कर सकता है भला, मोहित चिढ़कर बोले। मोहित का ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाने का नियम था। दफ्तर मतलब ऑफिस जाने का। अब घर से दफ्तर को निकलते वक्त ये जो शब्द वो सुने ना अपने पत्नी से, तुम्हारा फोन, ये सुनकर स्वभावतः मोहित की त्योरियां चढ़ गई। स्वभावतः मतलब नेचुरली किसी के साथ भी होगा। अब कोई ऑफिस निकल रहा है और उसी टाइम में ऐसा आकर कोई कहे कि लो तुम्हारा फोन, तो बात करने का कहाँ टाइम रहेगा। तो उनकी त्योरी चढ़ गई। त्योरी मतलब यूं ऐसे आंखें तन गई चिड़ के मारे। अरुणा ने बताया, वह कभी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था जिस आदमी ने फोन किया है। मोहित सरकार ने कहा, है स्कूल में? अच्छा, नाम बताया? अरुणा ने कहा, उसने कहा कि जय नाम बताने पर ही वह समझ जाएगा। मतलब मोहित की पत्नी ने यह कहा कि जिस आदमी ने फ़ोन किया है उसने अपना नाम जय बताया है और ये कहा है कि जैसे ही मैं आपको जय नाम बताऊंगी आप समझ जाएंगे। मोहित सरकार ने कोई 30 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा। 30 साल पहले कौन सा दोस्त स्कूल का था। उसकी क्लास में 40 लड़के रहे होंगे उस समय। अगर वह बड़े ध्यान से सोचता तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 साथियों के नाम याद कर सकता है और इसके साथ उसका चेहरा भी शायद याद आ जाए उसको, 20 जन का। सौभाग्य से जय या जयदेव के नाम और चेहरे की याद अब भी उसे है। ये तो खुशनसीबी थी कि जय नाम का ये जो इंसान था, जय नाम सुनते ही उसको जय का चेहरा याद आ गया। जयदेव नाम था उसका। लेकिन वह क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में एक था। ये जो लड़का था ना जयदेव, आज 30 साल बाद जिसका फ़ोन आया था, वो अपने क्लास में अच्छे से अच्छे लड़कों के बीच में से एक था। गोरा था, सुंदर सा चेहरा था, पढ़ने लिखने में होशियार, खेल कूद में भी आगे, हाई जंप करने में तो एकदम अव्वल था, टॉप। कभी कभी वह ताश के खेल भी दिखाया करता था। ताश की पत्तियां होती है ना, कार्ड्स। और हाँ, कैसे बियांका की आवृत्ति में उसने कोई पदक भी जीता था। अब ये कैसे बियांका कौन है भाई? तो ये एक हिस्टोरिक फिगर है। आप लोगों ने भी बचपन में कहानी सुना होगा। कैसे बियांका बहुत ही अपने फादर के प्रति लॉयल था। उसके पापा शिप के कैप्टन थे। एक बार जिस शिप में कैसाबियांका अपने पिताजी के साथ जा रहा था, शिप में आग लग गई और कैसाबियांका को उसके पापा ने कहा कि मैं जब तक तुम्हें दूसरा ऑर्डर ना दूं, तुम यहाँ से हटना मत, यहीं खड़े रहना। और सारे लोग भाग भाग कर अपनी जान बचा रहे थे और जान बचा भी लिए, लेकिन कासाबियांका अपने पापा की ऑर्डर को बखूबी निभा रहा था और एक ही जगह खड़े खड़े जलकर खाक हो गया, लेकिन वहाँ से हिला नहीं। इसलिए कासाबियांका नाम काफ़ी फेमस है हिस्ट्री में। तो कासाबियांका का रोल प्ले करने में भी उसको मेडल मिला था एक बार स्कूल में। स्कूल से निकलने के बाद मोहित ने उसके बारे में कभी कोई खोज खबर नहीं ली और जब स्कूल पास कर लिया तो उसके बाद से मोहित ने कभी अपने उस दोस्त जयदेव का खोज खबर नहीं लिया। लेकिन आज इतने सालों के बाद अपनी दोस्ती के बावजूद और कभी अपने सहपाठी रहे, सहपाठी मतलब क्लासमेट, टाइटल भी है इसका सहपाठी, और कभी अपने सहपाठी रहे इस आदमी के बारे में कोई खास लगाव महसूस नहीं कर रहा था। कौन? मोहित सरकार। फ़ोन पे सुना जयदेव बोल रहा है वो आदमी अपना नाम। तो 30 साल गुजर गए हैं तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। खैर, मोहित ने फ़ोन का रिसीवर पकड़ा और बोला, हेलो। उधर से आवाज़ आई, कौन? मोहित? मुझे पहचान रहे हो भाई? मैं वही तुम्हारा जयदेव बोस।
बालीगंज स्कूल का सहपाठी तुम्हारा तुम्हारा क्लासमेट। मोहित ने कहा, भाई अब आवाज़ से तो पहचान नहीं रहा हूँ, चेहरा ज़रूर याद है, बात क्या है? उधर से जयदेव ने कहा, तुम तो अब बड़े अफ़सर हो गए हो, अफ़सर मतलब ऑफ़िसर हो गए हो, मेरा नाम तुम्हें अब तक याद रहा यही बहुत है। मोहित ने कहा, अरे ये सब छोड़ो हटाओ यार, बताओ बात क्या है? उसने कहा, बस यूँ ही थोड़ी ज़रूरत थी, एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। मोहित ने कहा, कब? जयदेव ने कहा, तुम जब कहो, लेकिन थोड़ी जल्दी हो तो अच्छा है। मोहित ने कहा, तो फिर आज ही मिलो, मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ, तुम 7 बजे आ सकोगे? जयदेव ने बोला, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। अच्छा तो धन्यवाद, तभी सारी बातें होंगी जब हम लोग मिलेंगे तब। अभी हाल ही में खरीदी हुई आसमानी रंग की कार थी। मोहित तुरंत दफ्तर जाते हुए स्कूल में घटी हुई कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश करने लगा। रास्ते में कार चला रहा है और याद कर रहा है, क्या घटना घटा होगा स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे। याद करने लगा, अपने प्रिंसिपल सर को याद करने लगा जिनका नाम था गिरिंद्र सुर। और गिरिंद्र सुर की पैनी नज़र, जो कि बेहद गंभीर स्वभाव के बावजूद स्कूल दिन की सचमुच कैसी किसी खुशियों के भरे दिन थे। याद करने लगा गिरिंदर सुर की बात, उनका पैनी नज़र मतलब बहुत ही होशियार उनका नज़र था, बच्चों पे बहुत ही कड़ी नज़र रखते थे और ठीक समझ जाते थे कौन सा बच्चा बदमाश है, कौन सा बच्चा अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, किसको सजा देना है किसको नहीं। सोचने लगा सचमुच में कितना खुशी का दिन था वो स्कूल का दिन। मोहित खुद भी एक अच्छा विद्यार्थी था। स्कूल में उसके शंकर, मोहित और जयदेव, इन तीनों में हमेशा कंपटीशन चलता था। इन तीनों में कोई ना कोई फर्स्ट आता था, कोई सेकंड, कभी थर्ड। बारी बारी इन लोगों का कब्जा रहता था। 6 क्लास से लेकर मोहित, सरकार, जयदेव, बोस एक साथ ही पढ़ते रहते थे। 6 क्लास से लेकर इनकी पढ़ाई एक साथ थी। कई बार एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ाई की थी। ये सब कहाँ सोच रहा है वो, गाड़ी में बैठे बैठे। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान था। मोहित राइट इन का प्लेयर था, मतलब राइट साइड से बॉल लेकर मैदान में अंदर घुसने का काम करता था, जबकि जयदेव राइट आउट, जयदेव राइट साइड से बॉल को लेकर बाहर निकलने का काम करते रहता था। मोहित को जान पड़ता कि यह दोस्ती आज की नहीं है, युगों की है। मोहित सोचने लगा कि भाई इतना कुछ याद आ रहा है, हमारी दोस्ती तो लग रहा है युगों युगों की है। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता एक बहुत रईस इंसान थे, कलकत्ता के नामी वकील थे। स्कूल की जब पढ़ाई खत्म हुई मोहित की, तो उन्होंने उसको अच्छे से कॉलेज में दाखिला करा दिया, एडमिशन। और यहाँ की पढ़ाई खत्म होते ही 2 साल के बाद ही उसकी अपॉइंटमेंट हो गया। किसका? मोहित का। और बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी में वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। जयदेव वो दूसरे शहर में चला गया पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के बाद। उसके पिताजी की जो नौकरी थी वो ट्रांसफ़र वाली जॉब थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता था। तो उसके पिताजी दूसरे शहर में जाकर उसको दाखिला करा दिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना नज़दीक रहने वाला जयदेव और मोहित, मोहित ने कभी जयदेव का कमी महसूस नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। उसकी जगह पर कॉलेज के एक दूसरे दोस्त ने ले ली। भाई कॉलेज के भी तो फ्रेंड बन जाते हैं। जयदेव छूट गया और मोहित की ज़िंदगी में अब कॉलेज का एक फ्रेंड आ गया। बाद में यह दोस्त भी बदल गया। जब कॉलेज जीवन भी पूरा हो जाने के बाद मोहित की नौकरी वाली ज़िंदगी शुरू हुई। अब देखो समय समय के साथ दोस्त बदलते हैं। जब कॉलेज ख़त्म हुआ, नौकरी लगी, तो कॉलेज वाला फ्रेंड भी छूट गया। अब कौन दोस्त था उसका? अपने ऑफिस के जो 4 बड़े-बड़े अफ़सर थे, उन अफ़सरों में से एक अफ़सर इसका नज़दीकी दोस्त बन गया। किसका? मोहित का। मोहित अपनी दफ्तरी दुनिया में 4 बड़े अफ़सरों में से एक है और उसके सबसे अच्छे दोस्तों में उसका ही एक सहकर्मी है। सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाला। तो उन 4 ऑफ़िसर्स में से एक ऑफ़िसर मोहित का अच्छा दोस्त बन गया। समझ रहे हो ना? स्कूल फ्रेंड में अच्छा दोस्त कौन? जयदेव। कॉलेज में कोई और हो गया और अब ऑफ़िस में कोई और। स्कूल के साथियों में एक प्रज्ञान सेनगुप्ता है। स्कूल के दोस्तों में मोहित के एक दोस्त अभी तक थे, जिनको वो जानता था, बातचीत भी थी, दोस्ती थी, बंदगी थी। उनका नाम था प्रज्ञान सेनगुप्ता। लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं है ना? कोई कोई दोस्त होता है जिसका नाम पता तुमको अब तक याद है 30 साल बाद भी, लेकिन उसके साथ तुम्हारी यादें नहीं जुड़ी हुई हैं। लेकिन जयदेव, जिसके साथ पिछले 30 साल से मुलाकात तक नहीं हुई, उसकी यादों ने अभी काफ़ी जगह बना रखी थी। 30 साल से मिला नहीं था, लेकिन याद अभी बहुत कुछ है उसके साथ। मोहित ने उस पुरानी बातों को याद करते हुए इस बात की सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस किया। क्या बात की सच्चाई को? कि मोहित मेरा बहुत ही नज़दीकी दोस्त था।
मोहित का दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में है, चांदनी चौक के बाद है ना सेंट्रल एवेन्यू, वहां पर है। एस्प्लेनेड, एस्प्लेनेड के बाद चांदनी चौक, उसके बाद सेंट्रल एवेन्यू। चौरंगी और सुरेंद्र बनर्जी रोड के मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ियों की भीड़, बसों के हॉर्न, धुआं, ये सब से मोहित परेशान हो गया और वो जो गाड़ी में बैठे बैठे याद कर रहा था, उसकी यादों की दुनिया वहीं पे ढह गई और वह सामने खड़ी दुनिया के बारे में सोचने लगा कि कैसे ऑफिस पहुंचूं, इस भीड़ से कैसे निकलूं। वह समझ गया कि आज 3 मिनट देर से दफ्तर पहुंच रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है और 3 मिनट देर हो गया था ऑफिस पहुंचने में। दफ्तर का काम वाम निपटा लिया। मोहित का घर ली रोड पे है। मोहित जब ली रोड स्थित अपने घर पहुंचा तो बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उसके मन में थोड़ा भी याद नहीं बचा था। यहाँ तक कि वह सुबह टेलीफोन पर हुई बात के बारे में भी भूल चुका था। अब भाई इतना बिजी रहने वाला आदमी, रोज तो जयदेव से बात होती नहीं थी, एकदम भूल ही गया। घर पहुंचा तो याद तब आया उसको जब उसका नौकर विपिन, मोहित का नौकर, ड्राइंग रूम में आया और आकर उसने अपने हाथों से एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया मोहित सरकार को और कागज के टुकड़े में लिखा हुआ था जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट। मतलब जयदेव बोस वहाँ तुरंत आ गया और आकर उसके नौकर को कागज की पुड़िया पकड़ाया और बोला, जाकर साहब से बोलो कि जयदेव बोस आए हैं मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट था मेरा उनसे मिलने का। रेडियो पर बीबीसी, मोहित बड़े आराम से अपने घर में बैठकर बीबीसी का न्यूज़ सुन रहा था। उसने बोला, जाओ बोलो उसको अंदर आने के लिए। लेकिन उसने दूसरे ही पल यह महसूस किया कि जय इतने दिनों के बाद मुझसे मिलने आ रहा है, कुछ नाश्ता में मंगा लेना चाहिए था, बढ़िया चीज़। अच्छा, दफ्तर तक याद था, दफ्तर से लौटते हुए पार्क स्ट्रीट से बड़े आराम से केक या पेस्ट्री वगैरह कुछ खरीद ले सकता था वो। लेकिन जय के आने की बात एकदम दिमाग से भूल चुका था। जय तो उसके लिए इंपॉर्टेंट था नहीं, इतने साल बाद भूल ही गया उसके बारे में बात, नहीं तो खरीद लिया होता, पेस्ट्रीज कुछ केक खरीदा होता। पता नहीं उसकी घर वाली ने इस बारे में कोई इंतजाम कर रखा है कि नहीं। सोचने लगा, क्या पता मेरी पत्नी अरुणा सुनी तो थी सुबह कि मेरा दोस्त आ रहा है, स्कूल फ्रेंड, क्या पता शायद कुछ इंतजाम की हो, मैं तो भूल गया। अंदर आया, आते ही बोला, पहचान रहे हो? इस सवाल को सुनकर, इसके बोलने वाले की ओर देखकर मोहित सरकार का मनोदशा कुछ अजीब सा हो गया। बैठक वाले कमरे की सीढ़ी पार करने के बाद भी, मतलब उसको देखे जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है और सीढ़ियों से उतर रहा है, लेकिन फिर भी देखे ही जा रहा है। सीढ़ी पूरा उतर गया था, एक कदम और बढ़ा दिया, हैरान होकर देख रहा है। बड़ा अजीब सा वो आदमी था। कमरे की चौखट पार करने के बाद जो सज्जन अंदर आए, ढीली ढाली सूती पैंट पहने थे और उसके ऊपर बहुत ही घटिया छाप वाला एक शर्ट पहने थे, वो भी सूती था और दोनों पर कभी इस्त्री की गई हो ऐसा नहीं लगता था। ना पैंट में कभी आयरन किए हैं लग रहा था, ना जिंदगी में कभी शर्ट आयरन किए हैं। कमीज की कॉलर तो फटी हुई थी। उसे देखकर मोहित अपनी याद में बसे जयदेव को सोचने लगा और तालमेल बैठा नहीं पा रहा था। बचपन वाला जयदेव और ये जयदेव कितने अलग लग रहे हैं भाई। आने वाले का चेहरा एकदम सूखा, गाल पिचका हुआ, बीमार बीमार, आंखें धसी हुई, शरीर पूरा धूप में जल के काला हो गया है। ऐसा लग रहा था 3-4 दिनों की कच्ची पक्की मूछें भी उग आई थी। मूछें जो उगी हुई थी, लग रहा था 3-4 दिन पहले शेव किया था। अब ऑफिशियल आदमी जो लोग होते हैं रोज शेव करते हैं। और जो थोड़ा गरीब आदमी होता है वो इंतजार करता है थोड़ा और बड़ा हो जाए तब एक ही बार साफ करें। माथे के ऊपर एक मस्सा, कनपट्टियों पर बेतरतीब, यहाँ पे एक मस्सा था बड़ा सा काला मस्सा, और कान के ऊपर कनपट्टियों पे बेतरतीब तरीके से वो उल्टा पुल्टा तरीके से बाल वाल उग गया था, काला सादा काला सादा। उस आदमी ने ये सवाल झूठी हंसी के साथ पूछा था। वो जो आदमी जब पूछा था ना, पहचान रहे हो, तो उस टाइम में उसकी हंसी जो थी वो झूठी थी, क्योंकि खुल के नहीं हंसा, हंसने का औकात भी नहीं था बेचारे का, क्योंकि हंसने के लिए पूरा दांत जोर से निकालना पड़ता है, मुंह बा के हंसना पड़ता है। बहुत ही बदसूरत दांत थे उसके, पूरे पान से खा के सड़ा दिया था, लाल काला दांत, और हंसने के टाइम में बार बार मुंह को ढक लेता था। काफी बदल गया हूं ना, सोचने लगा, बोल रहा है किसको, मोहित को बोल रहा है, काफी बदल गया हूं ना मैं, देखो। मोहित ने कहा बैठो। मोहित अब तक खड़ा था। सामने वाले सोफे पर उसके बैठ जाने के बाद मोहित भी अपनी जगह पर बैठ गया। मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीर उसके एल्बम में पड़ी है। सोचने लगा कि भाई मेरा तो फोटो पड़ा हुआ है स्टूडेंट लाइफ का,
उस टाइम में मैं 14 साल का था, लेकिन मेरा फ़ोटो कोई देखेगा और आज हम कैसे हैं देखेगा तो तुरंत पहचान लेगा कि मैं ही हूँ। ये आदमी को मैं क्यों नहीं पहचान पा रहा हूँ? इसका भी तो स्कूल लाइफ़ में मैंने देखा था इसको और आज देख रहा हूँ, पहचान में ही नहीं आ रहा है। 30 साल में क्या चेहरे में इतना बदलाव आ जाता है? तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है, मोहित ने बोला। रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान जाता। नहीं सॉरी भूल बोल दिया मैं। जयदेव बोल रहा है, तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है। तुम्हें तो मैं रास्ते में भी देख लेता तो पहचान लेता। वो आदमी आते ही शुरू हो गया बोलना। दरअसल मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। कॉलेज में ही था तो पिताजी गुजर गए। पढ़ना लिखना छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकता रहा। और बाकी तो तुम्हें पता है कि नौकरी पाने के लिए अच्छी किस्मत होनी चाहिए और सिफारिश होनी चाहिए। नहीं तो आज के ज़माने में हम जैसे लोगों के लिए कहाँ नौकरी रखी हुई है। मोहित ने बोला, चाय तो पियोगे? उसने कहा, चाय? हाँ, लेकिन मोहित ने विपिन को बुलाकर तुरंत विपिन को अपने नौकर को बुलाया मोहित और बोला, चाय लेकर आओ। उसके साथ उसे यह सोचकर राहत मिली कि केक या मिठाई अगर नहीं भी लाए हैं इसके लिए तो चलो कोई ख़ास बात नहीं है, फटा हाल आदमी है, बिस्कुट से भी काम चल जाएगा। इसको चाय और बिस्कुट में ये काफ़ी महँगा है। ऐसा दोस्त लोगों को केक और पेस्ट्रीज़ खिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उस भले आदमी ने बोला, ओह! आज दिन भर न जाने कितनी पुरानी बातें याद करता रहा। तुम्हें क्या बताऊँ? मोहित का भी कुछ समय ऐसे ही बीता है ना, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो मोहित का भी कुछ ऐसे ही समय आज सारा दिन बीता था, बचपन के दिनों को याद करके, स्कूल की बातों को याद करके। लेकिन मोहित ने ऐसा कुछ अपना बेसब्री नहीं दिखाया, इतना बेचैनी नहीं दिखाया कि मैं सवेरे से तुम्हारी मेरी यादों को सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। जयदेव ने फिर कहा, एलसीएम और जीसीएम की बातें याद हैं? एलसीएम मतलब कोई टीचर का शॉर्टकट नेम है, एब्रिविएटेड फॉर्म है। जैसे हम लोग नहीं बोल देते हैं कि एसएनपी सर आज आने वाले हैं या बोल देते हैं कि टीकेटी सर आज आने वाले हैं, ठीक है? तो मोहित को इस बारे में पता न था कि एकदम याद नहीं था एलसीएम और जीसीएम की बात, लेकिन ये प्रसंग जब उठा, जब ये बात उठी तो उसको याद आ गया। एलसीएम यानी कि पीटी मास्टर लालचंद मुखर्जी और जीसीएम यानी कि मैथ्स के टीचर गोपेंद्र चंद्र मितिर। स्कूल में ही पानी की टंकी के पीछे हम दोनों को जबरदस्ती आसपास खड़ा कर बॉक्स कैमरे से किसी ने हमारी तस्वीर खींची थी, याद है? याद दिला रहा जयदेव, दूसरा याद। मेरा याद है स्कूल में पानी की टंकी के बगल में हम लोग खड़े थे और हम लोग का बॉक्स कैमरा से फोटो खींच लिया था किसी ने। अपने होठों को कोने पर एक मीठी मुस्कान चिपका कर मोहित को बस स्माइल आया और लिप्स के एक कोने से थोड़ा सा मुस्कुराया, बस जबरदस्ती बता दिया कि उसे अच्छी तरह याद है। फिर सोचने लगा, आश्चर्य, ये तो सच्ची बातें हैं। अब भी अगर यह जयदेव न होता तो इतनी बातों के बारे में इसे पता कैसे चलता? मतलब जब से वो आदमी अंदर आया था मोहित के घर में, मोहित को डाउट था, ये मेरा सचमुच में वही क्लासमेट जयदेव है या कोई और आ गया है मदद मांगने? फिर अभी इतनी बातें सुनने के बाद बोल रहा है, हाँ हाँ लग रहा है जयदेव ही है, क्योंकि इतना कुछ सुना रहा है, कैसे याद होगा इसको? जयदेव ही है तभी याद होगा। स्कूली जीवन के वे 5 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल थे, उस आदमी ने बताया, जयदेव ने। फिर अफसोस जताया, बोला वैसे दिन अब दोबारा कहाँ आएंगे भाई? मोहित इस बात को कहे बिना रह नहीं पाया। उसने बोला, मोहित ने, लेकिन तुम तो लगभग मेरी उम्र के हो ना? जयदेव बोला, मैं तुमसे कोई 3-4 महीने छोटा ही हूँ। पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, उम्र ज़्यादा हो जाती है तो भी कम दिखते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो कम उम्र में ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। तो फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? मोहित ने पूछा। ये क्या हो गया, तुम गंजे हो गए हो? ठीक है, तो उसने बताया, परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी बताओ मोहित? हालांकि गंजापन तो हमारे फैमिली का ट्रेंड है, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, ठीक है ना, हेरिडिटरी है ये टकलापन। मेरे बाप दादा दोनों गंजे हो गए थे सिर्फ 35 साल की उम्र में। मेरे गाल धस गए हैं हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से। ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है? तुम लोग की तरह मेज कुर्सी पर बैठ के हम लोग काम थोड़ी ना करते हैं। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर की भाग दौड़, बीमे की दलाली, कई काम करता हूँ मैं। इंश्योरेंस का एजेंट भी हूँ मैं, इंश्योरेंस कंपनी का, और मेडिकल सेल्समैन का भी काम करता हूँ। इसकी दलाली, उसकी दलाली,
किसी काम में ठीक से जुटे नहीं रह पाता हूँ, मेरे नसीब में ही नहीं है। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर-उधर घूमता रहा हूँ। कहते हैं ना, देह धरे का दंड। देह धरे का दंड बोलने का मतलब ये एक ठो मुहावरा हो गया कि अब तुम अपने शरीर का भी अगर जतन नहीं कर पा रहे हो, तो उसी का दंड मिल रहा है। देखना यह है कि यह देह भी कहाँ तक साथ देती है। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। विपिन चाय लेके आया। चाय के साथ संदेश और समोसा भी आया था। गनीमत है मेरी पत्नी को याद था और वो बेचारी हमको बिना बोले ही संदेश और समोसा मंगवा ली थी। लेकिन अपने सहपाठी की इस टूटी-फूटी तस्वीर देखकर मेरी पत्नी भी क्या सोच रही होगी, इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। कौन? मोहित। सोच रहा होगा मेरी पत्नी क्या सोचती होगी, मेरा पति का दोस्त लोग कैसा-कैसा है, ये तो लेबर चाकर जैसा आदमी लग रहा है। सामने वाले ने उल्टा पूछ रहा है, चाय, समोसा और संदेश देख के, बोला मोहित तुम नहीं लोगे? लो। मोहित सिर हिलाकर बोला नहीं, नहीं अभी-अभी पिया है चाय। उसने बोला संदेश तो ले लो। मोहित ने बोला नहीं, नहीं तुम शुरू करो। उस आदमी ने समोसा उठाकर मुँह में रखा और उसका एक टुकड़ा चबाते-चबाते बोला, यार बेटे का इम्तिहान सिर पर है। मेरी परेशानी यह है मोहित भाई कि मैं उसके लिए फ़ीस का जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आगे कुछ कहने का ज़रूरत नहीं था। मोहित समझ गया कि इसके आने के पहले ही समझ लेना चाहिए था हमको कि माजरा क्या है। ज़रूर पैसा माँगने आया है ये आदमी। अब ये तो पता नहीं कि सचमुच में जयदेव है या नहीं है, लेकिन पैसा माँगने आया है। आखिर यह कितनी रकम की मदद माँगेगा, मन ही मन में सोच रहा था। 20-25 रुपए दे देने से अगर पीछा छूट गया है, तो खुशकिस्मती होगी। अगर यह मदद नहीं दी गई तो यह बला हटेगी नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पक्का है ये छोड़ेगा नहीं मेरा पीछा, मदद माँगेगा ही। भगवान करे 20-25 रुपए से ज़्यादा ना माँगे। उस ज़माने का 20-25 रुपया मतलब आजकल का 1000-2000। उसने बोला, जानते हो मोहित, मेरा बेटा बहुत होशियार लड़का है। अगर उसे अभी मदद नहीं मिली ना पढ़ाई के बीच में, अगर उसका पढ़ाई रुक गया, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जब-जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। बात करते-करते एक समोसा खा चुका था, अब दूसरा समोसा भी उड़ा ले गया। मोहित ने मौका पाकर किशोर जयदेव के चेहरे से इस आगंतुक के चेहरे को मिलाकर देखा और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस बालक के साथ इस अधेड़ आदमी का कहीं कोई मेल नहीं है। किशोर जयदेव मतलब बचपन वाला जयदेव और ये जो जयदेव है, दोनों का चेहरा मिलाया मन ही मन में और अब समझ गया था। पैसा माँगने आया था ना, तो पैसा माँगने वाली बात को जब रिलेट किया तो उसको लगने लगा कि दोस्त तो नहीं हो सकता है, ये कोई और है और चेहरा भी नहीं लग रहा है वैसा। चाय की चुस्की भरते हुए जयदेव ने बोला, इसलिए कह रहा था कि अगर तुम 100-150 रुपए अपने इस पुराने दोस्त को दे सको तो। मोहित ने बोला, वेरी सॉरी। जयदेव ने बोला, क्या? मोहित ने मन ही मन यह सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले तो सोच ही लिया था कि अगर पैसे-वैसे की बात आएगी तो एकदम ना कर देंगे, लेकिन फिर सोचा इतना रूड होकर के ना करना ठीक नहीं है। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, पहले तो बोल दिया वेरी सॉरी, फिर बोला, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश रुपए नहीं है। जयदेव ने बोला, मैं कल आ सकता हूँ, बोलो तो कल आ जाऊँ। फिर इसने बहाना मारा, बोला मैं कलकत्ते से दूर रहूँगा भाई, बाहर रहूँगा, 3 दिनों के बाद लौटूँगा, तुम रविवार को आ जाओ। रविवार को? थोड़ी देर चुप रहा। मोहित ने भी मन ही मन में कुछ ठान लिया था, यह वही जयदेव है, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने की 1000 तरीके जान गए हैं। किसी के पास से 30 साल पहले की बालीगंज स्कूल की कुछ घटनाओं के बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वही सही। अब सोचने लगा कि ये जो मेरे बारे में इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है, ये तो कलकत्ता के जो ठग आदमी होते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मैं रविवार को कितने बजे आ जाऊँ? तुरंत उसने पूछ दिया। अच्छा रविवार को? कितने बजे आ जाऊँ? मोहित ने बोला, सवेरे-सवेरे ठीक रहेगा। शुक्रवार को ईद की छुट्टी है। मोहित ने पहले से ही तय कर रखा है कि यह अपनी पत्नी के साथ बारुईपुर के एक मित्र के यहाँ उसके बागान बाड़ी में जाकर, बागान बाड़ी जानते हो ना, फार्म हाउस, वहाँ जाकर सप्ताहांत, सप्ताहांत मतलब वीकेंड, वहीं जाके मनाएँगे
वहाँ 2-3 दिन तक रुक कर रविवार की रात को लौटूँगा। बुलाए हैं सुबह, रविवार की रात को आऊँगा। बस, रविवार की रात को आऊँगा, ताकि वो सवेरे आके देखेगा हम नहीं हैं तो समझ जाएगा देना नहीं है, भाग जाएगा। इसलिए वह भला आदमी जब रविवार की सुबह घर पर आएगा तो मुझसे मिल नहीं पाएगा। इस बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मोहित ने 2 टुक शब्द में उससे ना कह दिया होता, इतना कुछ बहाना सोच रहा है, सीधा ना कर देता। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम ऐसा नहीं कह सकते, ना नहीं कह पाते हैं। मोहित ऐसे ही स्वभाव का आदमी है। रविवार को उससे मुलाकात ना होने के बावजूद वह कोई दूसरा तरीका ढूँढ निकाले, तो मोहित उससे भी बचने की कोशिश करेगा। अब वो सोच रहा था कि अगर मान लो रविवार को मुलाकात नहीं हुआ और फिर अगर मिलना चाहेगा, तो हम फिर कोई बहाना मारेंगे। मिलेंगे तो नहीं, पैसा देंगे नहीं। शायद इसके बाद किसी दूसरी परेशानी का सामना करने की नौबत नहीं आएगी और बार-बार टाल देंगे तो फिर नहीं आएगा। वो आदमी आखिरी बार चाय की चुस्की लिया और कप को नीचे रखा। कमरे में एक और सज्जन आ गए तभी। ये दोनों बैठ के बात कर रहे थे, एक और आदमी आ गए। ये मोहित के बहुत अच्छे मित्र थे। इनका नाम था वाणीकांत सेन। ये भी मौजूदा दोस्त हैं। 2 अन्य सज्जनों के भी आने की बात है। और 2 और जन आने वाले थे। वाणीकांत सेन आ गए। बड़े-बड़े घरों में यही होता है ना, ऑफिस से जब आ जाते हैं तो घर में अड्डा जमता है। चाय, कॉफ़ी, बातचीत। इसके बाद यहीं ताश का अड्डा जमेगा, सब लोग बैठ के ताश खेलेगा। उसने भले आगंतुक की तरफ शक की नज़रों से देखा। वाणीकांत सेन जो आए थे, जयदेव की तरफ शक से देखा। मोहित इसे भाप गया। मोहित समझ गया कि मेरा ये दोस्त इसको शक की नज़र से देख रहा है। किसको? जयदेव को। आगंतुक के साथ, आगंतुक मतलब आए हुए इंसान, जयदेव की बात हो रही है। अपने दोस्त का परिचय कराने के बाद मोहित बुरी तरह टाल गया। समझ गया कि ये पहचान कराने लायक है नहीं, इसका पहचान नहीं करवाएंगे, जान पहचान इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे। उसने बोला अच्छा तो फिर मिलेंगे, अभी चल रहा हूँ। खड़ा हो गया जयदेव। तू मुझ पर यह उपकार कर दे, मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूंगा मेरे दोस्त। उस आदमी को चले जाने के बाद वाणीकांत ने मोहित की ओर हैरानी से देखा और पूछा, ये आदमी तुमसे तू करके बातें कर रहा था, बात क्या है? कौन है ये तू करके बात कर रहा है? इतनी देर तक तो तुम ही कहता रहा, बाद में तुम्हें सुनाने के लिए अचानक तू कह गया। वाणीकांत ने गौर कर लिया था। अभी तक तो तुम कह रहा था, अभी दिखाने के लिए क्या बोल रहा है? तू। कौन है ये आदमी? मोहित कोई जवाब दिए बिना बुक के केस की ओर बढ़ा। बुक शेल्फ होता है ना जिसमें बहुत सारी किताबें रखी रहती है, वहां गया। उस पर से एक पुराना फोटो एल्बम बाहर निकाला है। फिर उसका एक पन्ना उलटकर वाणीकांत को सामने बढ़ा दिया। बोला देखो ये फोटो, ये तुम्हारे स्कूल का ग्रुप का है ना शायद? वाणीकांत ने बोला। हाँ, बोटोनिक्स में हम सब पिकनिक के लिए गए थे, मोहित ने बताया। वाणीकांत ने पूछा ये पांचों कौन कौन है फोटो में देखते हुए? मोहित ने बताया मुझे नहीं पहचान रहे? वाणीकांत ने बोला रुको जरा देखने तो दो। एल्बम को अपनी आंखों से थोड़ा नजदीक ले जाते हुए आसानी से वाणीकांत ने अपने मित्र को पहचान लिया। बोला हाँ ये तो तुम हो, ये तुम हो। अच्छा अब मेरी बाई ओर खड़े इस लड़के को अच्छी तरह देखो। ये जो बगल में मेरे बगल में खड़ा है बाएं साइड, इसको देखो। तस्वीर को अपनी आंखों से कुछ और नजदीक लाकर वाणीकांत ने देखा। हाँ देख लिया। मोहित ने बोला अरे यही तो है वो आदमी जो अभी भी यहाँ से उठ के गया है। स्कूल से ही तो जुआ खेलने की लत नहीं लगी है इसे? तुरंत एल्बम को बंद किया देखने के बाद फोटो को और बोला स्कूल से ही जुआ खेलता था क्या ये? ऐसा हाल बना लिया है। मैंने इस आदमी को कम से कम 30-32 बार रेस के मैदान में देखा है। रेस के मैदान में मतलब घोड़ों की रेस के मैदान में, जहाँ पर घोड़ों के ऊपर बाजी लगाई जाती है। एक तरह का जुआ होता है, गैम्बलिंग। इसके बाद फिर उसके साथ क्या-क्या बातें हुई थी, यानी कि जयदेव घोष के साथ क्या-क्या बातें हुई थी मोहित की, वो सारी बातें उसने वाणीकांत जी को बताया। तब वाणीकांत ने कहा, अरे थाने में खबर कर दो। कलकत्ता अब ऐसे ही चोरों, लुटेरों और उचक्कों का डिपो हो गया है। डिपो मतलब गढ़ हो गया है। मतलब पूरा यहाँ पे चोर, उचक्के, उचक्के मतलब बदमाश लोग, ठग लोग, ये लोग पूरे भर गए हैं। इस तस्वीर वाले लड़के का ऐसा पक्का जुआड़ी बन जाना नामुमकिन है, असंभव। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर में इंसान दिखाई दे रहा है ना, ये एक नंबर का पक्का जुआड़ी बन गया है। अगर कोई कहे कि ये बात नामुमकिन है, तो हमको तो असंभव लगता है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा मुमकिन बात है ये, पूरा संभव है कि अब ये जुआड़ी बन गया है। मोहित धीरे से मुस्कुराया और फिर बोला, रविवार को जब मैं उसे घर पर नहीं मिलूंगा, तब पता चलेगा। मुझे लगता है इसके बाद यह इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएगा।
अपने उन्होंने क्या प्लान बनाया था? मोहित सरकार ने प्लानिंग बनाया था कि उनके बारुईपुर वाले मित्र, बारुईपुर कोलकाता से करीब 18-20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बारुईपुर वाले मित्र के यहाँ पोखरे की मच्छी, पोल्ट्री के ताज़े अंडे और पेड़ों में लगे हुए आम, अमरूद, जामुन, डाब, डाब मतलब वो कच्चा नारियल, और सीने से तकिया लगाकर ताश खेल रहे हैं, मतलब ताश, सीने से तकिया लगाकर ताश खेलकर तन मन की सारी थकान और जकड़न दूर कर मोहित सरकार रविवार की रात 11 बजे जब अपने घर लौटा, तो अपने नौकर विपिन से उसे खबर मिली कि उस दिन शाम को जो व्यक्ति आया था ना, वो आज सुबह भी घर आया था। तब मोहित ने पूछा विपिन से, अपने नौकर से, क्या वो कुछ कहकर गया है? विपिन ने कहा, जी नहीं। मोहित मनी मन खुश होने लगा और कहने लगा, चलो जान बची। एक छोटी सी युक्ति से बहुत बड़ी बला टल गई। एक छोटी सी युक्ति से बहुत बड़ी बला टल गई। अब वो नहीं आएगा, उससे पिंड छूट गया मेरा। लेकिन नहीं, आफत रात भर के लिए ही टली थी, फिर संडे की रात के लिए। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे मोहित जब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था, तो विपिन ने उसके सामने एक और तहाया हुआ मतलब फोल्ड किया हुआ पुर्चा, यानी कि एक कागज का टुकड़ा लाकर रख दिया। मोहित ने उसे खोलकर देखा। 3 लाइनों में चिट्ठी लिखी हुई थी, भाई मोहित, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है, इसीलिए मैं खुद नहीं आ रहा हूँ, मेरे बेटे को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पे जो थोड़ा बहुत बन सके इसके हाथ में दे देना, बड़ी कृपा होगी, निराश नहीं करोगे, इस आशा के साथ, इति तुम्हारा जय। ये चिट्ठी जब मिला मोहित सरकार को तो समझ गया कि अब तो कोई चारा नहीं है, जैसे भी हो थोड़ा बहुत देकर जान छुड़ाना ही पड़ेगा। यह तय करके उसने नौकर को बुलाया और कहा, ठीक है, छोकरे को बुलाओ। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मोहित के पास आकर उसने उसे प्रणाम किया और फिर कुछ कदम पीछे हटकर चुपचाप खड़ा हो गया। मोहित उसकी तरफ कुछ देर तक बड़े गौर से देखता रहा। इसके बाद बोला, बैठ जाओ। लड़का थोड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा कि क्या करूं, बैठूं, इतना बड़ा सुंदर घर देख रहा था। फिर सोफे के एक किनारे अपने दोनों हाथों को गोद में रखकर शरमाए हुए तरीके से बैठ गया, इस इंतज़ार में कि मेरे पिताजी के दोस्त आएंगे और आकर मुझे कुछ पैसे की मदद करेंगे। मोहित ने कहा उस बच्चे को, मैं अभी आया। मोहित ने दूसरे तल्ले पर जाकर अपनी घरवाली यानी उनकी पत्नी अरुणा के आंचल से चाबियों का गुच्छा खोला। के बाद आए, अलमारी खोले और 50 रुपए के 4 नोट बाहर निकाले, यानी कि 200 रुपये। तो उस ज़माने का 200 रुपया मतलब आजकल हज़ारों में होगा, 1-2 हज़ार होगा। इन्हें एक लिफाफे में भरा और अलमारी बंद कर नीचे जहाँ बैठक खाना था, ड्राइंग रूम, वहाँ चले आए और आकर उन्होंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने कहा, जी संजय कुमार बोस। मोहित ने कहा, इसमें रुपए हैं, बड़ी सावधानी से ले जाना होगा। लड़के ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। फिर मोहित ने उसको सावधानी बरतने के नाम पर एक और सवाल पूछा, कहाँ रखोगे पैसे? लड़के ने कहा, इधर ऊपर वाली जेब में रख लूँगा। फिर मोहित ने पूछा, ट्राम से जाओगे या बस से? लड़के ने कहा, जी पैदल। मोहित ने कहा, पैदल? तुम्हारा घर तो तुम्हारा घर कहाँ है? लड़के ने जवाब दिया, मिर्जापुर स्ट्रीट में। मोहित ने कहा, भला इतनी दूर पैदल जाओगे? तब लड़के ने कहा, पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। मोहित ने कहा, अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठे रहो, ठीक है? नाश्ता कर लो, यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूँगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हारे घर तुमको छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगे तो? मोहित ने पूछा। लड़के ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। मोहित ने विपिन को बुलाया और इस लड़के संजय बोस के लिए चाय वगैरह लाने का आदेश दिया। फिर जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होने ऊपर अपने कमरे में चला गया। आज वह अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत ही खुश। हल्का इसलिए महसूस कर रहा था कि अपने दोस्त की मदद कर पाया, दोस्त के बेटे की पढ़ाई में कुछ सहयोग कर पाया, एक जिम्मेदारी दोस्त होने के नाते निभाया, इसलिए हल्का महसूस कर रहा है। और साथ ही बहुत ही खुश हो रहा है क्योंकि उसको इस संजय कुमार बोस के अंदर अपने पुराने मित्र जयदेव बोस का चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा था,
दोनों के चेहरे एक जैसे लग रहे थे। जय को देखकर पहचान न पाने के बावजूद उसके बेटे संजय में उसने अपना 30 साल पुराना सहपाठी पा लिया था। यानी कि उसके चेहरे को देख कर के वो ठीक समझ जा रहा था कि बिल्कुल ये मेरा वही दोस्त का ही बेटा है, उसी से इसका चेहरा मिल रहा है, तो काफ़ी खुश भी था। यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद।